विक्रम, तेरी काली हवेली का खेल खत्म हो चुका है। अब सच छिपेगा नहीं। जेल की तैयारी कर तू तो। आज की कहानी का नाम है काली हवेली का सच। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, लेकिन उस गांव में अंधेरा सूरज से पहले उतर आता था। गांव छोटा था, मगर वहां डर बहुत बड़ा था। लोग खुलकर हंसते नहीं थे। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। खिड़कियों की झुर्रियों से बस आंखें झांकती थीं, आवाजें नहीं निकलती थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगा लोहे का बड़ा गेट, और भीतर हमेशा अजीब सा सन्नाटा। कहते थे रात में वहां रोशनी जलती है, कभी कभी चीख जैसी आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन सुबह सब कुछ फिर सामान्य दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस हवेली का मालिक था विक्रम चौधरी, नाम से बड़ा कारोबारी। असल में पूरे इलाके की नब्ज उसी के हाथ में थी। पुलिस उसके घर चाय पीने आती थी, नेता उसके साथ फोटो खिंचवाते थे, और गांव वाले उसका नाम लेते वक्त भी इधर उधर देख लेते थे। एक रात गांव की 18 साल की लड़की पायल अचानक गायब हो गई। शाम तक घर नहीं लौटी। पहले घर वालों ने सोचा सहेलियों के यहाँ होगी, फिर रात हुई, फिर आधी रात, फिर सुबह, लेकिन पायल नहीं मिली। उसके पिता थाने गए, रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने हंसते हुए कहा, भाग गई होगी किसी के साथ, बेवजह हंगामा मत करो। पिता रोते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कागज पर एक लाइन भी नहीं लिखी गई। 2 दिन बाद गांव के पास वाले सूखे कुएं से बदबू आने लगी। लोग जमा हुए, रस्सी डाली गई, और जो ऊपर आया उसे देखकर पूरा गांव पत्थर बन गया। वो पायल थी, चेहरे पर खरोंचें, हाथों में टूटे कंगन, आंखें खुली हुई, जैसे आखिरी वक्त तक किसी से रहम की भीख मांग रही हो। मां वहीं बेहोश हो गई। पिता चुप खड़े रहे, इतने चुप कि जैसे रोने की ताकत भी छिन गई हो। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई आत्महत्या। गांव में किसी ने सवाल नहीं उठाया, सबको जवाब पता था, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात हवेली में देर तक रोशनी जलती रही, और गांव में एक और घर का चूल्हा हमेशा के लिए ठंडा हो गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि पायल की मौत ने किसी और के भीतर एक आग जगा दी थी, और बहुत जल्द उस हवेली का दरवाजा पहली बार डर से नहीं, कानून से खुलेगा। पायल की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, लेकिन गांव में सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी हो गया था। लोग एक दूसरे की आंखों में देखते, पर कोई कुछ बोलता नहीं। सबको पता था ये पहली मौत नहीं थी, और शायद आखिरी भी नहीं। पायल के पिता रामलाल ने तीसरे दिन फिर हिम्मत की। इस बार वह सीधे तहसील पहुंचे, एक लिखित शिकायत दी, लेकिन शिकायत पहुंचने से पहले ही उसकी खबर हवेली तक पहुंच गई। उसी रात 2 गाड़ियां रामलाल के घर के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खटखटाया नहीं गया, सीधे लात मारकर खोला गया। 4 आदमी अंदर घुसे, रामलाल को बाहर खींचा गया। गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे, पर कोई बाहर नहीं आया। सुबह जब लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, तो रामलाल चौपाल के पास पड़े मिले। जिंदा थे, पर आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। किसी ने पूछा भी नहीं क्या हुआ, क्योंकि जवाब सब जानते थे। उस दिन के बाद गांव में किसी ने हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन उसी गांव में एक और घर था, जहां खामोशी नहीं थी, वहां गुस्सा था। पायल का छोटा भाई अर्जुन, उम्र सिर्फ 16 साल, उसने अपनी बहन की लाश देखी थी। उसकी आंखों की वो आखिरी झलक उसके दिमाग में जलती रहती थी। एक रात अर्जुन चुपचाप घर से निकला। उसके हाथ में मोबाइल था। वह हवेली के पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस गया। उसे पता था पीछे की दीवार टूटी हुई है, अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कमरे में रोशनी जल रही थी। वह धीरे धीरे पास गया, खिड़की के कोने से मोबाइल का कैमरा ऑन किया, और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के अंदर 2 आदमी एक लड़की को जबरदस्ती पकड़े हुए थे। वह लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, और सामने कुर्सी पर बैठा विक्रम चौधरी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद नहीं किया।
तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। मोबाइल जमीन पर गिरा, स्क्रीन टूट गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में खौफ जम गया। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। अर्जुन शहर भाग गया। लोगों ने सिर हिलाया, जैसे ये भी कोई आम बात हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। और अब हवेली के अंदर एक ऐसा राज्य छिप चुका था जो अगर बाहर आया तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अर्जुन के शहर भाग जाने की खबर गांव में ऐसे फैली जैसे किसी ने पहले से स्क्रिप्ट लिख रखी हो। थाने में वही बयान दर्ज हुआ। लड़का बहन की मौत से दुखी था, खुद चला गया। रामलाल बोल नहीं सकते थे। मां की हालत ऐसी नहीं थी कि सवाल कर सके। और गांव पहले की तरह खामोश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जिस रात अर्जुन हवेली में पकड़ा गया, उस रात उसे मारा जरूर गया, लेकिन खत्म नहीं किया गया। विक्रम चौधरी ने उसे गौर से देखा था। ये वही लड़का है ना, पायल का भाई? उसकी आंखों में डर नहीं था, नफरत थी। विक्रम समझ गया, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन मुसीबत बनेगा। इसलिए उसने फैसला किया, अर्जुन को गांव से गायब कर दो, ऐसी जगह भेजो जहां से कोई वापस ना आए। अगले ही दिन एक बंद गाड़ी रात के अंधेरे में हवेली से निकली, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में हाईवे पर अचानक पुलिस चेकिंग लगी हुई थी। नई टीम थी, नई पोस्टिंग। ड्यूटी पर थी एसीपी निहारिका सिंह। जिले में अभी कुछ ही हफ्ते पहले ट्रांसफर हुआ था उनका। सख्त, शांत और बेहद तेज दिमाग। उन्होंने हर गाड़ी की तलाशी का आदेश दिया था। जब वो काली एसयूवी रुकी, ड्राइवर घबराया हुआ था। साहब, खाली गाड़ी है। लेकिन निहारिका ने खुद पीछे का दरवाजा खुलवाया। अंदर एक लड़का बंधा हुआ पड़ा था, चेहरे पर चोट के निशान, सांस धीमी लेकिन जिंदा। निहारिका की आंखें सख्त हो गईं। ये कौन है? ड्राइवर हकलाने लगा। कुछ ही मिनटों में दोनों आदमी हिरासत में थे। अर्जुन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश आया तो सामने वर्दी में खड़ी निहारिका थी। पहले वह चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, वो लोग मेरी बहन को ले गए थे। और अब एक और लड़की। उसकी आवाज टूट गई। निहारिका ने शांत स्वर में कहा, कौन लोग? अर्जुन ने पहली बार वो नाम लिया जिसे गांव में कोई लेने की हिम्मत नहीं करता था। विक्रम चौधरी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। निहारिका ये नाम जानती थी, फाइलों में कई बार आया था, हर बार सबूत की कमी में बंद। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार उनके सामने जिंदा गवाह था और शायद सबूत भी। निहारिका ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ रिकॉर्ड है? अर्जुन ने टूटी हुई आवाज में कहा, मोबाइल हवेली के पीछे गिर गया था। निहारिका की आंखों में हल्की चमक आई। अगर वो मोबाइल मिल गया तो खेल पलट सकता है। उसी रात बिना किसी को बताए एक छोटी सी टीम हवेली के पीछे पहुंची। दीवार टूटी हुई थी, झाड़ियों में कुछ चमका। एक टूटा हुआ मोबाइल, उसे उठाया गया, डेटा रिकवर के लिए भेजा गया। और जब लैपटॉप की स्क्रीन पर वो वीडियो चला तो कमरे में मौजूद हर अफसर का चेहरा सख्त हो गया। वीडियो साफ था, चेहरे साफ थे और सामने कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता हुआ विक्रम चौधरी भी साफ दिख रहा था। अब पहली बार काली हवेली के खिलाफ सबूत मौजूद था। लेकिन निहारिका जानती थी, ये आदमी अकेला नहीं है। उसके पीछे सिस्टम है, पैसा है, राजनीति है। और अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये जंग बनने वाला था। वीडियो लैपटॉप की स्क्रीन पर बार बार चल रहा था। कमरे में मौजूद हर अफसर चुप था। अब यह सिर्फ शक नहीं था, अब यह सबूत था। एसीपी निहारिका सिंह ने तुरंत आदेश दिया, इस केस की जानकारी फिलहाल बाहर नहीं जाएगी, लेकिन सिस्टम में दीवारों के भी कान होते हैं। अगली सुबह विक्रम चौधरी के घर के बाहर अचानक हलचल बढ़ गई। उसके आदमी असामान्य रूप से सतर्क दिखने लगे। निहारिका समझ गई, कहीं ना कहीं से खबर लीक हुई है। उन्होंने अपनी टीम के हर सदस्य की कॉल डिटेल निकलवाई और जो सामने आया उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनकी ही टीम का एक इंस्पेक्टर देवाशीष राणा। रात 2:17 पर उसकी कॉल विक्रम चौधरी के खास आदमी को गई थी।
सिर्फ 28 सेकंड की कॉल, लेकिन वही 28 सेकंड काफी थे। निहारिका ने उसे तुरंत अपने केबिन में बुलाया। राणा, कल रात तुमने किससे बात की? वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मैडम, घर से थी कॉल। निहारिका ने बिना कुछ बोले फाइल उसकी तरफ सरका दी। कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, टाइम स्टैम्प। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं। वो आदमी बहुत पावरफुल है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। निहारिका की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैडम, ऊपर से दबाव आएगा, आने दो। राणा को उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया। आंतरिक जांच शुरू, लेकिन खेल अब खुलकर शुरू हो चुका था। उसी शाम निहारिका को एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैडम, आप नई हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूं। विक्रम चौधरी से दूर रहिए, आपका करियर लंबा है। निहारिका ने जवाब दिया, और उसका छोटा होने वाला है। फोन कट गया। रात को अर्जुन के अस्पताल के कमरे के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन आधी रात अस्पताल की लाइट कुछ सेकंड के लिए गई और उसी अंधेरे में 2 नकाबपोश कमरे में घुस आए। उनके हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, कमरे की लाइट अचानक जल उठी और सामने निहारिका खड़ी थी। इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं होती। बाहर पहले से तैनात टीम ने दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में जो नाम निकला वह फिर वही था, विक्रम चौधरी। अब साफ था, वह घबराया हुआ है, और जब शेर घबराता है तो सबसे खतरनाक हो जाता है। उसी रात निहारिका ने फैसला किया, अब सीधी कार्रवाई होगी। हवेली पर छापा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था, हवेली के नीचे जो राज छिपा है वह इस केस को एक साधारण अपराध से एक बड़े राष्ट्रीय स्कैंडल में बदल देगा। क्योंकि काली हवेली सिर्फ हवेली नहीं थी, वह एक अंडरग्राउंड नेटवर्क का दरवाजा थी। रात के ठीक 1:30 पर चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन के आकर रुक चुकी थीं। एसीपी निहारिका सिंह ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास, कोई अंदर से भागना नहीं चाहिए। गेट तोड़ा गया। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच गई। कुछ आदमी भागने लगे, कुछ ने हथियार उठाए, लेकिन इस बार पुलिस तैयार थी। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन कब्जे में था। विक्रम चौधरी सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। चेहरे पर घबराहट कम, गुस्सा ज्यादा। ये गैरकानूनी है, मेरे पास वारंट दिखाओ। निहारिका ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। सब कानूनी है और आज हिसाब भी होगा। कमरों की तलाशी शुरू हुई। पहले फ्लोर पर कुछ खास नहीं मिला। दूसरे फ्लोर पर आलीशान कमरे, महंगी शराब, कैमरे। लेकिन असली झटका तब लगा जब स्टोर रूम के पीछे फर्श थोड़ा अलग दिखा। एक भारी कालीन हटाया गया, नीचे लोहे का ट्रैप डोर। जैसे ही उसे खोला गया, नीचे अंधेरा था। स्पेशल टीम टॉर्च लेकर उतरी, और जो सामने आया उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। नीचे एक पूरा अंडरग्राउंड हॉल था, कमरों की लाइन, सीसीटीवी मॉनिटर, कंप्यूटर सिस्टम, और 3 लड़कियां डरी हुई, सहमी हुई, जिंदा। उनमें से एक वही लड़की थी जिसे अर्जुन ने वीडियो में देखा था। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, वो रोते हुए बोली, हमें यहां बेचने वाले थे। कंप्यूटर सिस्टम जब्त किया गया, हार्ड डिस्क निकाली गई। डेटा खुला तो सिर्फ लोकल अपराध नहीं दिखा, विदेशी नंबर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फर्जी पासपोर्ट स्कैन। यह सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं था, यह मानव तस्करी का नेटवर्क था। और नामों की लिस्ट में कुछ बड़े उद्योगपति, एक मंत्री का पीए और 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। अब मामला जिला स्तर का नहीं रहा। निहारिका ने तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना दी। उसी वक्त विक्रम चौधरी को हथकड़ी लगा दी गई। वह पहली बार डरता हुआ दिखा। तुम समझती नहीं हो, ऊपर तक आग जाएगी, निहारिका ने शांत आवाज में कहा। आज आग ही चाहिए। हवेली के बाहर सुबह तक भीड़ जमा हो चुकी थी। गांव वाले पहली बार खुलकर देख रहे थे। वो आदमी जिसके नाम से वे कांपते थे, आज हथकड़ी में था। रामलाल व्हील चेयर पर लाए गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन अस्पताल से लाइव खबर देख रहा था, लेकिन जब सब खत्म होता दिख रहा था, तभी निहारिका के फोन पर एक मैसेज आया।
एक अनजान नंबर से। विक्रम सिर्फ मोहरा है, असली मालिक अभी बाहर है। साथ में एक फोटो में विक्रम किसी बड़े नेता के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहा था और पीछे खड़ा था एक चेहरा जिसे देखकर निहारिका का दिल एक पल को रुक गया। वह चेहरा था उनके अपने विभाग के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी का। अब लड़ाई हवेली से बाहर निकल चुकी थी और असली तूफान अब शुरू होने वाला था। हवेली सील हो चुकी थी। विक्रम चौधरी जेल में था, मीडिया बाहर खड़ी थी, लेकिन निहारिका जानती थी ये जीत अधूरी है। उस मैसेज ने सब कुछ बदल दिया था। विक्रम सिर्फ मोहरा है। वो फोटो बार बार उनके दिमाग में घूम रही थी। फोटो में जो वरिष्ठ अधिकारी दिख रहा था वह कोई साधारण नाम नहीं था। डीआईजी आदित्य प्रताप राठौड़, पूरे रेंज का सबसे शक्तिशाली पुलिस अधिकारी, ईमानदार छवि, कड़े फैसलों के लिए मशहूर। लेकिन तस्वीर कुछ और कहानी कह रही थी। निहारिका ने सीधे कदम उठाने की बजाय चुपचाप जांच शुरू की। सबसे पहले हवेली से बरामद हार्ड डिस्क की क्लोन कॉपी बनवाई, ओरिजिनल सील कर दी गई। डेटा में गहराई से देखने पर कुछ एन्क्रिप्टेड फोल्डर मिले। एक कोड नाम बार बार सामने आ रहा था, प्रोजेक्ट राजदार। उस फोल्डर में ट्रांजैक्शन की फाइलें थीं। हर बड़े डील के बाद एक खास अकाउंट में रकम जाती थी और वह अकाउंट किसी फर्जी नाम से नहीं बल्कि सीधे एक ट्रस्ट के नाम से जुड़ा था। ट्रस्ट का चेयरमैन कौन था? डीआईजी आदित्य प्रताप राठौड़। अब शक यकीन में बदल रहा था, लेकिन समस्या थी वो उनके सीनियर थे। सीधे टकराना मतलब करियर खत्म। उसी शाम निहारिका को मुख्यालय से आदेश मिला, केस की फाइल तुरंत डीआईजी ऑफिस भेजी जाए। यह साफ संकेत था, ऊपर तक बात पहुंच चुकी है। अगर फाइल गई तो सबूत गायब हो सकते थे। निहारिका ने चाल चली। उन्होंने आधिकारिक फाइल भेज दी, लेकिन असली डिजिटल सबूत एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर सीधे केंद्रीय एजेंसी को गोपनीय रूप से भेज दिए। अब खेल बड़ा हो चुका था। 2 दिन बाद उन्हें डीआईजी ऑफिस में बुलावा आया। कमरा विशाल था, दीवार पर मेडल, टेबल पर सत्ता का घमंड। राठौड़ कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की मुस्कान। निहारिका, बहुत बहादुरी दिखा रही हो आजकल। वो चुप रहीं। उन्होंने धीरे से कहा, सर, सबूत साफ है। राठौड़ की आंखें ठंडी हो गईं। सबूत वही होते हैं जो फाइल में रहते हैं, और फाइलें गायब भी हो जाती हैं। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने झुककर कहा, ट्रांसफर ले लो, ये केस छोड़ दो, वरना सिस्टम बहुत बेरहम है। निहारिका ने सीधा जवाब दिया, सर, सिस्टम बेरहम हो सकता है, लेकिन कानून नहीं। वह उठी और बाहर चली गईं। उसी रात एक और कोशिश हुई। इस बार अर्जुन को नहीं, निहारिका को निशाना बनाया गया। उनकी गाड़ी के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। अब साफ था, मास्टरमाइंड डर चुका है, और जब असली खिलाड़ी डरता है तो या तो समझौता करता है या आखिरी बार। तीसरे दिन सुबह 6 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी की गाड़ियां सीधे डीआईजी ऑफिस पहुंची। राठौड़ को उनके केबिन से बाहर लाया गया, हाथों में हथकड़ी। मीडिया अवाक थी, पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लेकिन जाते जाते राठौड़ ने एक बात कही, तुम सोचती हो खेल खत्म हो गया? जिसने ये नेटवर्क शुरू किया उसका नाम अभी सामने नहीं आया। निहारिका के मन में सवाल उठा, क्या वाकई कोई और भी है, या ये आखिरी चाल है? अब आखिरी सच सामने आना बाकी था, और वही तय करेगा काली हवेली की कहानी का अंत कैसा होगा। डीआईजी आदित्य प्रताप राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद पूरा राज्य हिल चुका था। मीडिया, राजनीति, पुलिस विभाग, हर जगह एक ही चर्चा थी। लेकिन निहारिका के दिमाग में अब भी उसकी आखिरी बात गूंज रही थी, जिसने ये नेटवर्क शुरू किया उसका नाम अभी सामने नहीं आया। क्या सच में कोई और था, या ये सिर्फ बचने की आखिरी कोशिश? निहारिका ने पूरी फाइल फिर से खुलवाई, शुरुआत से, पहली एंट्री से, पहले ट्रांजैक्शन से। डेटा में 12 साल पुरानी फाइल मिली। नेटवर्क की पहली मीटिंग, पहला निवेश, पहला गैरकानूनी सौदा। उस फाइल में एक नाम था, VC,
शुरुआत में लगा विक्रम चौधरी, लेकिन डेट मैच नहीं हो रही थी। 12 साल पहले विक्रम इतना बड़ा नहीं था, तो फिर वीसी कौन? पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। तब पता चला उस समय जिले का कलेक्टर था विवेक चतुर्वेदी, एक रिटायर्ड अधिकारी, आजकल सामाजिक कार्यकर्ता की छवि, टीवी डिबेट में नैतिकता की बातें करने वाला चेहरा। निहारिका ने जब उसके पुराने आदेश देखे तो समझ में आया उसी के कार्यकाल में हवेली के आसपास की जमीन एक ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर हुई थी। उसी ट्रस्ट का बाद में चेयरमैन बना था राठौड़, मतलब खेल ऊपर से शुरू हुआ था। विक्रम सिर्फ ऑपरेटर था, राठौड़ सुरक्षा कवच, और असली दिमाग विवेक चतुर्वेदी। तुरंत वारंट जारी हुआ, लेकिन जब टीम उसके घर पहुंची दरवाजा अंदर से बंद था। तोड़कर अंदर गए तो विवेक चतुर्वेदी अपने स्टडी रूम में कुर्सी पर पड़ा था। टेबल पर एक चिट्ठी। मैंने सिस्टम बनाया, पर सिस्टम ही मेरे खिलाफ हो गया। सच सामने आने से पहले जा रहा हूं। खेल का मास्टरमाइंड कानून के कटघरे में खड़ा नहीं हो सका, लेकिन उसकी चिट्ठी, दस्तावेज और डिजिटल सबूत सार्वजनिक कर दिए गए। पूरा नेटवर्क आधिकारिक रूप से ध्वस्त घोषित हुआ। कई अधिकारी बर्खास्त हुए, कई नेता जांच के दायरे में आए। काली हवेली सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। कुछ महीनों बाद उसी हवेली के बाहर नया बोर्ड लगा, महिला सुरक्षा एवं पुनर्वास केंद्र। जहां कभी चीखें दबा दी जाती थीं, वहीं अब काउंसलिंग होती थी, कानूनी मदद मिलती थी, औरतों को आत्मरक्षा सिखाई जाती थी। रामलाल अपनी व्हीलचेयर पर वहां आए, आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार बेबसी के नहीं। अर्जुन ने पढ़ाई शुरू की। उसने ठान लिया वह कानून पढ़ेगा। निहारिका सिंह का ट्रांसफर हो गया, जैसा अक्सर होता है, लेकिन जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक बात कही, डर कभी खत्म नहीं होता, उसे खत्म करना पड़ता है। काली हवेली अब काली नहीं रही। उसकी दीवारों पर नया रंग था, लेकिन असली बदलाव रंग का नहीं था, वो था आवाज का। गांव अब खामोश नहीं था, और इस तरह एक हवेली का सच सामने आया। एक सिस्टम गिरा, कुछ चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे बड़ी बात, डर की जंजीर टूट गई।